स्वागत है आपका अपने टीच मंत्रा फैमिली में, जो कि बहुत ही तेजी से 1K का जो हमारा टारगेट था हमने उसको पूरा किया। उसमें आप सबका सहयोग बहुत ही सराहनीय है और इसलिए हमारी टीम आपको दिल से धन्यवाद देना चाहती है। और जो स्पेशल नोट की बात मैंने पिछली वीडियो में आपसे कही थी, वो आज आपको शाम को जरूर 9 बजे आपकी कम्युनिटी पोस्ट पर मिलेगा। इसलिए पिछली क्लास में हमने बात की कि जो शिक्षण का कौशल हम अपना सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं सुपर टेट के एग्जाम में जो 10 नंबर का आता है, उस पे जो हम बात कर चुके थे कि पिछली कक्षा में हमने शिक्षण के जो अधिगम के सिद्धांत थे, लर्निंग थ्योरीज मेथड्स थे, उनमें हमने सीख लिया था तुम्हारा निश्चित से अनिश्चित की ओर, सरल से कठिन की ओर, बाकी और भी जो थे उन पे हमने बात कर ली थी। अब हमारा अगला टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है इस मतलब सब्जेक्ट में, शिक्षण कौशल के जो आपका सब्जेक्ट है सुपर टेट एग्जाम में, उसमें आ जाता है आपका शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, मतलब एवोल्यूशन एंड मेजरमेंट। तो आज हम एवोल्यूशन और मेजरमेंट को समझेंगे कि इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मूल्यांकन शब्द का मतलब क्या है और मापन शब्द का अपना मतलब क्या है। पहले हम बात करेंगे मूल्यांकन की। ये डायग्राम मूल्यांकन का ही बना रखा है मैंने। मूल्यांकन में जो स्टेप्स होते हैं कि हम मूल्यांकन में किन किन चरणों का इस्तेमाल करते हैं, इसमें कितने चरण होते हैं, उन सब पे बात करेंगे। और इस चीज का सर्वप्रथम इस्तेमाल कब से शुरू हुआ, तो उस पर भी बात करेंगे। 1854 में जब हमारे यहाँ बोर्ड का डिस्पैच घोषणा पत्र आया था, जो हमारी प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा के प्रति बहुत ही डेडिकेटेड था। उस समय जब हमारे यहाँ इंग्लिश ब्रिटिश शासन हुआ करता था, ब्रिटिश क्राउन रूल हुआ करता था, मतलब ब्रिटिशर्स का रूल हुआ करता था, उस टाइम हमारी मध्यकालीन शिक्षा और जो शिक्षा के सुधार थे, मतलब एजुकेशन फील्ड में जो सुधार थे, वो काफी ही तेजी के साथ हो रहे थे। क्योंकि उसका एक रीजन ये था कि जो अंग्रेज थे वो ये चाहते थे कि जो इंडियंस है उनको पहले हम एजुकेट करें और उनको अपनी जो हमारी आर्मी है, जो हमारी पुलिस है, या हमारी कोई भी फोर्स है, या हमारा कोई भी ऐसा सेक्टर है जहां हमें एजुकेटेड पीपल चाहिए, तो इंडियंस को अगर हम एजुकेट करेंगे और वो हमारे में अगर भागीदार होंगे तो हमारा यहाँ शासन और मजबूत होगा और हम भारत में और भी पकड़ बना पाएंगे। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है इस समय जब बोर्ड का डिस्पैच घोषणा पत्र आता है। बोर्ड डिस्पैच घोषणा पत्र जो आया था उसमें इस चीज का ध्यान रखा गया। वैदिक पीरियड में जब हम बात करते थे तो वहां पे मूल्यांकन मौखिक तौर पे होता था कि बच्चों को जो सिखाया जाता था, उनके जो गुरुकुल में गुरु हुआ करते थे, वो उनसे चीजें मौखिक रूप से पूछते थे कि मैंने आपको क्या क्या बताया, उनको मूल्यांकन दिया जाता था कि जो भी किसी बच्चे को सिखाया गया है उस प्रोसेस में जो सिखाने वाला व्यक्ति है उसका भी मूल्यांकन उस प्रोसेस के तहत हो जाता है जब हम ये मूल्यांकन करते हैं। किस तरीके से, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मैं एज अ टीचर हूं क्लास में और मैंने किसी बच्चे को गिनती सिखाई, तो अब उस बच्चे का मूल्यांकन करने के लिए मैं उसका टेस्ट लिया गया। जो बोर्ड एग्जामिनर था उसने लिया, एक पेपर आया, उस पेपर को बच्चे ने सॉल्व किया, बच्चे ने दिया। अब इसमें दो लोगों का मूल्यांकन है, एक तो मेरा है, एज अ टीचर मेरा है, क्योंकि उस तरीके से मेरी प्रभावशीलता दिखेगी कि मैंने बच्चे को किस तरीके से सिखाया है। अगर मैंने बच्चे को अच्छी तरीके से सिखाया तो वो उस पेपर में बच्चा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। तो वहां बच्चे का भी मूल्यांकन है और एज अ टीचर मेरा भी मूल्यांकन है। तो इस चीज को आपको समझना होगा, ये दोनों चीजें आपस में कनेक्ट होकर चलती है। तो मूल्यांकन का मतलब ही यही है कि जब हम अधिगम लर्निंग के दौरान जिन चीजों को हम सीखते हैं, जिन चीजों को हम गहन करते हैं, जिन चीजों का हम अध्ययन करते हैं अपने सीख के दौरान, लर्निंग अधिगम जो हमने अधिगम सिद्धांत अधिगम लर्निंग थ्योरीज में हमने सीखा था, उसमें हम जो चीजें समझते हैं तो उसमें ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अधिगम के दौरान जो भी चीजें हमने सीखी हैं, जो भी चीजें हम जानते हैं, जो हमने चीजें अध्ययन की हैं, उनका मूल्यांकन हमें अवश्य ही करना है। किस लिए करना है कि हमें पता होना चाहिए कि हमने चीजें कितने अच्छे स्तर से सीखी हैं और कितने खराब स्तर से सीखी, हमें वो चीजें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो मूल्यांकन का मतलब ही यही हो जाता है। अब मूल्यांकन कर तो लिया, लेकिन अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि पेपर बच्चे ने दिया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया एज टीचर, जब बच्चे को गिनती सिखाई तो उसने पेपर एग्जाम दे दिया, मैथ का पेपर था, उसका मूल्यांकन उसका हो गया। पेपर देना उसका मूल्यांकन है, उसकी कॉपी चेक होगी, सब कुछ होगा, बट उस एग्जाम में उसने कितने नंबर पाए, कितने अंक प्राप्त किए, ये उसका मापन हो जाएगा। हम उसको ग्रेड कह देंगे या अंक कह देंगे या कुछ भी कह देंगे, बट अंक देना या किसी बच्चे को ग्रेड देना, ये प्री स्कूल में एनसीईआरटी ने इस चीज को अलग तरीके से समझा रखा है, क्योंकि एनसीईआरटी नहीं चाहता कि बच्चों को ग्रेडिंग सिस्टम दिया जाए या बच्चों को इस तरीके से मापा जाए। क्योंकि इससे होता क्या है, जिस बच्चे का मोटिवेशन अच्छा है, जो बच्चा पढ़ने में अच्छा बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाता है, जो बच्चा
डिमोटिवेट है, पढ़ने में थोड़ा उसका IQ कम है, तो वो चीजें कम ठीक से समझ पाया है, जिसकी वजह से उसके नंबर कम है। अब होता क्या है, दो बच्चों का कंपैरिजन हम करने लगते हैं, ये चीजें ज्यादा इनको बढ़ावा मिलता है। इसलिए मूल्यांकन और मापन अपनी जगह पे इसमें कभी काफी खामियां भी है, इसका काफी स्तर से काफी कमियां भी है, तो उन पे भी हम बात कर लेंगे कि इसके जो कमियां हैं उन पे भी बात करेंगे। बाकी पहले तो हम मूल्यांकन से शुरू करते हैं कि मूल्यांकन हमारा है क्या। तो मूल्यांकन बेसिकली आपका बोला जाएगा एवोल्यूशन फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस 1854 इन वुड्स डिस्पैच। पहली बार इस बारे में बात हुई वुड्स के दूसरा पत्र में, इसकी पहली बार बात हुई 1854 में। तो एवोल्यूशन मूल्यांकन में आपके 8 चरण होते हैं मुख्यतः, जिनके जरिए हम किसी बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं, आप किसी छात्र का मूल्यांकन कर सकते हैं कि वो किस तरीके से चीजें सीख रहा है। उसमें आपके 8 चरण ये हो जाते हैं: पृष्ठ पोषण, विद्यार्थी का मूल्यांकन, व्यवहार परिवर्तन, अधिगम की क्रियाएं, शिक्षण बिंदु चयन, विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण, सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण, और फिर आ जाता है आपका अंत में मूल्यांकन हो जाएगा। पृष्ठ पोषण से मतलब है कि किसी को बैक करना, किसी को सहारा देना कि तुम ये चीज कर सकते हो, ये चीज तुम आगे अगर करोगे तो इसमें तुम्हें सफलता मिलेगी, तुम इस चीज में आगे बढ़ पाओगे। तो पृष्ठ पोषण का मतलब यहाँ पे हो जाएगा, इंग्लिश में इसको बैकिंग बोल देते हैं, किसी का सहारा बनके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करना। तो हमें क्लास में करना क्या है, बच्चों का सहारा ही तो बनना है एज अ टीचर। उनको ये खुद में आत्मविश्वास उनके जगाना है कि ये चीज तुम समझ सकते हो, ये चीज तुम कर सकते हो, ये चीज पढ़ सकते हो और इसमें अच्छा कर सकते हो। फिर विद्यार्थी का मूल्यांकन, विद्यार्थी का मूल्यांकन जब हमने उसको बैक किया, फिर हमने विद्यार्थी का खुद से भी मूल्यांकन किया कि बच्चा को इस बच्चे को मैं मोटिवेट तो कर रहा हूँ, इसका मूल्यांकन तो करके मैं देखता हूँ कि इसके अंदर क्या कैपेबिलिटीज हैं, ये किस चीज में इंटरेस्टेड है, किस चीज में अपना इंटरेस्ट रखता है, किस चीज में ये अच्छा कर सकता है। तो अगर उस फील्ड में मैं इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा तो ये वहां फेल होने की जो उसके चांसेस हैं वो बहुत ही लेस हो जाएंगे, बहुत ही कम हो जाएंगे। तो इसका विद्यार्थी का मूल्यांकन से मतलब ये है। फिर व्यवहार परिवर्तन की बात हो रही है। व्यवहार परिवर्तन, जब ये दोनों चीजें आगे बढ़ते हैं तो व्यवहार परिवर्तन से यहाँ पे मतलब हो जाता है कि जब बच्चे को उसके इंटरेस्ट, उसकी चीजों के हिसाब से वो काम करना शुरू कर देगा, उसका इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में उसमें वो पढ़ना शुरू करेगा, उन चीजों को समझना शुरू करेगा, तो उसको बिहेवियर में जो चेंजेस है वो भी दिखना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब वो बच्चा आगे बढ़ रहा है और सही तरीके से लर्निंग कर रहा है, सही तरीके से अधिगम कर रहा है। उसका एक इंडिकेशन यही है कि उसके बिहेवियर में चेंजेस आने लगेंगे। फिर हम अधिगम क्रिया में लर्निंग करेंगे, डिफरेंट वेज में बच्चा सीखेगा, डिफरेंट वेज में बच्चे को सिखाने की कोशिश करेंगे एज ए टीचर, हम उसको समझाएंगे तो अधिगम क्रिया हो जाएंगी। शिक्षण बिंदु का चयन, मतलब फिर हमें टॉपिक्स देखना, हमें खुद से भी देखना है कि बच्चे ने ये सब सारी चीजें सीख ली है, यूनिवर्सल चीजें उसको पता है सब्जेक्ट के बारे में। अब हमें चयन करना है, मुझे टॉपिक्स चुनने हैं कि किस टॉपिक पे बच्चे पे ज्यादा हमें डिस्कशन करना चाहिए, जिससे कि उसकी चीजें और क्लियर हो पाए और सामने निखर के आ पाए। शिक्षण बिंदु का चयन, विशिष्ट उद्देश्यों का चयन, स्पेसिफिक एम्स का जो हम निर्धारण करेंगे, जो हम चॉइसेस वहां पे डालेंगे स्पेसिफिक एम्स की, तो उस पर भी बात करेंगे। पहले हमें उद्देश्य निर्धारण करने होंगे, इस चीज के बाद शिक्षण बिंदु के चयन के बाद उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य निर्धारण करने होंगे कि बच्चे को हमें किस डायरेक्शन में ले जाना है, आगे किस कहां तक पहुंचाना है, और बच्चे ने क्या क्या चीजों पे मेहनत करके क्या क्या चीजें अपने आप में सुधार किया है। सामान्य उद्देश्यों के निर्धारण, दोनों चीजें एक ही हैं, बस उसका जो स्टेप्स है उनको दोनों को अलग अलग करके लिख दिए। सामान्य मतलब जनरलाइज चीजें हो जाएगी, बेसिक्स हो जाएगी। विशिष्ट मतलब जिसपे वो लाइफ गोल आगे जाने वाली चीजें हैं, और सामान्य मतलब जो आज की बातें उनको उन उद्देश्यों का निर्धारण, क्योंकि हम गोल्स होता है किसी को IAS बनना है तो उसका वो लाइफ टाइम मतलब विशिष्ट उद्देश्य हो गया, लाइफ टाइम गोल्स है। अब सामान्य उद्देश्य है कि उसको दिन में इतनी पढ़ाई करनी है, उसने अपने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया कि आज मुझे इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, क्योंकि वो अगर डायरेक्टली सोच रहा है मैं IAS बन जाऊंगा तो इट्स नॉट पॉसिबल। वो दिन में अपना टारगेट डिसाइड करता है कि मुझे आज दिन में 10 घंटे पढ़ना है, एज अ फ्यूचर वो देख रहा है 3 साल मुझे बाद मुझे IAS बनना। तो इन दो चीजों में डिफरेंस है, तो वो विशिष्ट उद्देश्य सामान्य उद्देश्य यही डिफरेंस को डिफाइन करते हैं। फिर आ जाता है आपका मूल्यांकन। जब ये हम सारे स्टेप्स देखते चले जाते हैं, ऊपर चढ़ जाएंगे यहाँ तक, तो फिर आपका होता है मूल्यांकन। ये सारे पहलुओं पे हम बच्चे के अंदर देखने के बाद हमारा आता है मूल्यांकन। हम मूल्यांकन कर पाएंगे बच्चे का कि इन सारी खूबियों में बच्चा किन किन चीजों में आगे है, किन किन चीजों में पीछे है, किन किन चीजों में उस पर
कम है। तो ये आपका बेसिकली आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि मूल्यांकन का जो आपका पिरामिड बनता है उसमें नीचे कौन सा है सबसे, तो पृष्ठ पोषण, और सबसे ऊपर कौन सा, मूल्यांकन। मूल्यांकन के नीचे कौन सा है, सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण। पृष्ठ पोषण के ऊपर कौन सा है, विद्यार्थी का मूल्यांकन। तो आपको ये 8 स्टेप्स पता होने चाहिए। 8 स्टेप्स में हम बच्चे का इवोल्यूशन करते हैं। तो आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। इतना अगर आप चाहते हैं नोट करें, सिर्फ 5 सेकंड का टाइम आपको देता हूं। इतना नोट करने के बाद आपको एक चीज मैं इसमें और इंक्लूड करना चाहूंगा कि थॉर्नडाइक ने भी अपने अधिगम के मूल्यांकन के तौर पर कुछ चीजें बताई थी। उन्होंने जो अपनी बुक लिखी थी 1930 में, साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन साइकोलॉजी की उन्होंने बुक लिखी थी, उसका नाम एजुकेशन साइकोलॉजी है। 1913 में किसने लिखी थी, एडविन थॉर्नडाइक। तो एडविन थॉर्नडाइक साहब जो थे, इनकी लर्निंग थ्योरीज काफी फेमस रही हैं, काफी पॉपुलर रही हैं। उनको हम बेसिक जब आगे पढ़ेंगे डिटेल में तब उसके बारे में बात करेंगे। एडविन थॉर्नडाइक जो है आपके, इनकी एक बुक है जो पब्लिश हुई थी 1913 में, नाम था एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये इनकी बुक थी। तो इसमें इन्होंने इस चीज के बारे में कहा कि हमें बच्चे को प्रेरित करना है अधिगम करने के लिए। अगर हम प्रेरित करेंगे, वो अधिगम करेगा, तो उसका मूल्यांकन का जो मतलब मूल्यांकन जब वो देगा, मूल्यांकन हम उसका करेंगे तो उसमें वो अच्छा कर पाएगा, उसमें वो अच्छा करेगा। बेसिक चीज दोनों है, कनेक्टेड है दोनों चीजें की। एज अ स्टूडेंट आपको देखना है कि एज अ स्टूडेंट जब हम किसी स्टूडेंट को चीजें सिखा रहे हैं, हम उसको पढ़ा रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, तो हमें उसको उन तरीकों से सिखाना है, उन तरीकों से समझाना है कि वो अच्छे तरीके से सीख पाए। फिर जब हम उसको एवोल्यूशन की तरफ ले जाते हैं, तभी तो वो इस एवोल्यूशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएगा ना। अगर वो यहाँ अच्छा सीखेगा टीचर के से, ये टीचर है आपका, ये स्टूडेंट है, ये आपका एवोल्यूशन है, यहाँ तक हमें जाना है। और इसमें वो अच्छा तभी परफॉर्म कर पाएगा जब इस टीचर ने अपने उद्देश्य, अपनी चीजें सही से निर्धारित की हो। जहां वो चीज वहां पे लिख रखी है मैंने, टीचर ने जो चीजें निर्धारित की हैं, सिखाई हैं, बच्चे को समझाई हैं, वो अगर सही से कर रहा है, तभी स्टूडेंट यहाँ सीख पाया, अच्छे से समझ पाया, प्रेरित हो पाया है, तभी उसका एवोल्यूशन अच्छे से हो पाएगा, उसका मूल्यांकन अच्छे से हो पाएगा और यहाँ वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, उसका हम मापन अच्छा कर पाएंगे। तो ये चीज आपको समझनी है। एडविन थॉर्नडाइक ने बस यही बताया। बाकी अधिगम में इनका ज्यादा कोई शैक्षिक में मूल्यांकन मापन में है नहीं, जो नाम इनका आता है इसलिए मैंने बता दिया, क्योंकि अलग से अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जो आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी है उसमें मूल्यांकन को लेके एडविन थॉर्नडाइक के क्या विचार रहे हैं, एडविन थॉर्नडाइक ने क्या बोला है, तो इस चीज को आपको पता होना चाहिए। उन्होंने बच्चों को प्रेरित करने के बारे में बोला, अधिगम क्रियाओं के बारे में बोला, और उनको इस तरीके से हमें चीजें सिखाना है, उनके उद्देश्य इस तरीके से निर्धारण करने हैं टीचर के कि वो बच्चे को अच्छे तरीके से सिखा पाए, समझा पाए। तो इस चीज को आप चाहें तो पूरा नोट कर लें। अब आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देखते हैं आगे। इसको इरेज करना पड़ेगा, इसको लिखा रहने देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। नोट्स जो लोग बना रहे हैं प्लीज बनाते चलें, क्योंकि अगर आप खुद के नोट्स बना रहे होंगे तो आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे। बुक के बारे में मैंने बताया कि आपको पूरा एक बुक टाइप में नोट, शॉर्ट नोट्स मिलेगा, वो तो आपको मिल ही जाएगा। बाकी अगर आप खुद की भी बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, दोनों को मर्ज करके आप पढ़ सकते हैं। शॉर्ट नोट्स आपके एग्जाम के टाइम काम आएंगे, आपके खुद के बनाए नोट्स। अब आ जाते हैं शैक्षिक मूल्यांकन के जो उद्देश्य हैं। मूल्यांकन के उद्देश्य हैं जो,
तो इसमें आपके कुछ मेन स्टेप्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। मुख्यतः 4 से 5 पे बात कर लेते हैं। जैसे मूल्यांकन के दौर में हो जाता है, किसी बच्चे का हमने मूल्यांकन किया, उसको हमें कमियां पता चल जाएंगी, बच्चे की कमियां पता चलेंगी कि उसने क्या क्या चीजें सीख ली हैं और क्या क्या चीजें उसने अभी तक नहीं सीख पाई है ठीक से। तो विद्यार्थियों की कमियां पता लगाने के लिए भी हम मूल्यांकन का प्रयोग करेंगे। कमियां जानने के लिए ये सब विद्यार्थी के परिप्रेक्ष्य में बात होगी, विद्यार्थी के लेके बात होगी कमियां पता करने में। सेकंड आपका हो जाएगा निर्देशन देने में, परामर्श देने में, परामर्श / निर्देशन देने में। शॉर्ट में लिखेंगे परामर्श निर्देशन। इसका मतलब ये हो जाता है कि बच्चे का हमने मूल्यांकन दिया तो फिर हमने उसको निर्देश दिए, उसको परामर्श दिया कि बेटा आपने ये गलतियां की हैं, इन पे ध्यान दे, सिर्फ आपकी ये कमियां हैं, पूरा सब्जेक्ट में आपने अच्छा परफॉर्म किया, छोटी छोटी बारीकियां हैं उन पे हमने उस बच्चे को परामर्श दे दिया, उसको हमने समझाया। इसमें फिर इसके बाद आ जाता है आपका लक्ष्य निर्धारण में। लक्ष्य निर्धारण से मतलब ये है कि बच्चे का हमने मूल्यांकन किया, मूल्यांकन में उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एज ए क्लास 5th में जब उसने बोर्ड के एग्जाम दिए तो बहुत अच्छा उसने परफॉर्म किया, तो वहां से लक्ष्य निर्धारण कर सकता है अपना कि मैंने मैथ्स के सब्जेक्ट में अच्छा किया है, साइंस के सब्जेक्ट में अच्छा किया है या आर्ट्स के सब्जेक्ट में अच्छा किया है, तो मैं आगे चल के आर्ट्स पे और ज्यादा मेहनत करूंगा और ज्यादा फोकस करूंगा, इन फ्यूचर मैं आर्ट्स से पीएचडी करूंगा, या मैं इन फ्यूचर मैथ्स से पीएचडी करूंगा, या मैं इन फ्यूचर बायोकेमिस्ट्री साइंस या फिजिक्स से पीएचडी करूंगा। तो यहाँ से लक्ष्य निर्धारण भी आपका कंफर्म हो जाता है मूल्यांकन करने के बाद। अगला आता है आपका उद्देश्यों का निर्धारण। उद्देश्यों का निर्धारण ये है कि यहाँ से मूल्यांकन करने के बाद एज ए टीचर भी अपना एम्स इंक्लूड कर सकते हैं कि हमने 5 सब्जेक्ट पढ़ाए हैं, 4 में बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया, 1 सब्जेक्ट में बच्चे ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो हमारा उद्देश्य है कि हम 5 सब्जेक्ट पे मेहनत करें। एज ए स्टूडेंट भी ये चीज स्टूडेंट्स पे भी लागू हो जाती है। मैंने 3 सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आए, 2 में अच्छे नहीं आए, तो मेरा उद्देश्य अब ये हो गया है कि मैं 2 सब्जेक्ट में ज्यादा मेहनत करूंगा, 3 सब्जेक्ट में जितनी मेहनत करता आया हूँ उतनी मेहनत करूंगा, उससे डबल में बाकी 2 सब्जेक्ट में करूंगा। तो उद्देश्य निर्धारण ये हो जाएगा। अगला आपका हो जाता है इसमें शिक्षक की प्रभावशीलता पता लगाना। शिक्षक की प्रभावशीलता से क्या मतलब है, मैं आप बोल चुका हूं पहले ये लाइन। तो शिक्षक की प्रभावशीलता से मतलब है कि स्टार्ट तो सब कुछ यहीं से हो रहा है ना, इस शिक्षक से ही सब कुछ स्टार्ट हो रहा है। इस शिक्षक की अगर प्रभावशीलता बच्चे पे अच्छी रही, उसने अच्छे से डिफाइन करके चीजें बच्चों को सिखाई हैं, अलग अलग मेथड से अच्छे अच्छे तरीकों से बच्चों को चीजें सिखाई हैं, तो इसका मतलब है कि उसकी प्रभावशीलता बच्चे पे है, और मूल्यांकन की जब प्रोसेस आएगी उसमें बच्चा ऑटोमेटिक ही अच्छा परफॉर्म करेगा। तो शिक्षक की प्रभावशीलता का मतलब यही हो जाता है। बाकी आपके और भी पॉइंट्स हैं, मेन बेसिकली आपके यही हैं 5 पॉइंट जो मैंने लिखे हैं। कमियां पता करने में, परामर्श निर्देशन में, लक्ष्य निर्धारण में, उद्देश्यों का निर्धारण में, शिक्षक की प्रभावशीलता पता लगाने में। और भी आपके पॉइंट्स हो जाते हैं तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, 8 से 10 से 15 पॉइंट्स हो जाएंगे, इतने आपके बेसिक हैं। बाकी क्वेश्चंस में अगर आएगा कोई पॉइंट या कुछ भी होगा तो उस पर फिर हम क्वेश्चन में बात कर लेंगे, इसको आप तब तक नोट करें। अगला आपका आ जाता है मूल्यांकन के जो टाइप्स है उसमें बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका पहला आ जाता है अल्पकालीन और दूसरा आ जाता है दीर्घकालीन, वो भी मैं यहाँ पे नोट करूंगा। तो अल्पकालीन का मतलब ये हो जाता है जब बच्चे का क्लास एवल्यूशन करते हैं, जैसे हमने क्लास टेस्ट लिया कि दिन में हमने क्लास में जो भी बच्चे को पढ़ाया, या सेशनल एग्जाम जो होते हैं वो हमारा अल्पकालीन हो गया, बोर्ड्स एग्जाम जब हमारे होंगे तो हमारा दीर्घकालीन मूल्यांकन हो जाता है। तो इसमें कुछ ज्यादा बताने वाली चीज है नहीं, अगर दोनों पॉइंट्स आप लिख लेते हैं। टाइप्स कितने हैं, तो टाइप्स हो जाएंगे 2। एक आपका हो जाएगा शॉर्ट टर्म, एक आपका हो जाएगा लॉन्ग टर्म।
शॉर्ट टर्म में क्या है, सेशनल एग्जाम, और लॉन्ग टर्म में क्या है, बोर्ड एग्जाम। ऐसे शॉर्ट में लिख लेना है आपको, ज्यादा अगर इसको दिमाग लगाएंगे तो हो जाएंगे कंफ्यूज। शॉर्ट टर्म एग्जाम में मतलब शॉर्ट टर्म में हो जाएगा आपका सेशनल एग्जाम, मतलब छोटे छोटे एग्जाम से बात हो रही है। इसमें तुरंत रूप से हमें कमियां देखनी है, बच्चे को तुरंत रूप से पता करना लगाना है। 30 मिनट की क्लास है, हमने 15 मिनट बच्चे को एक चैप्टर पढ़ाया, हमने तुरंत उससे क्वेश्चन पूछे, तुरंत उसके आंसर लिए, जो पता था उसको जान लिया, जो कमियां रह गई उस पर फिर उसको फीडबैक तुरंत दे दिया। तो ये आपका अल्पकालीन हो जाएगा, तुरंत रूप से हमने उसका समाधान किया। लॉन्ग टर्म हो गया, हमने पूरे साल बच्चे को सिलेबस पढ़ाया, उसका सिलेबस खत्म कर दिया, फिर उसके बोर्ड एग्जाम्स हुए, वहां पे बच्चे ने किस तरीके से परफॉर्म किया। दोनों का मेन मोटिव जो मैंने एग्जाम्पल थे मोटा मोटा वो आपको बताया है। बाकी अगर बारीकियों के अंदर जाएंगे तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, वो हम देखेंगे तब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस चीज को भी आप नोट कर लें यहीं पे डायरेक्ट कि मूल्यांकन के जो टाइप्स हैं वो कितने हैं, मूल्यांकन के जो टाइप्स हैं वो कितने हैं। लॉन्ग टर्म में एक चीज आप ये भी इंक्लूड कर सकते हैं कि जो आपकी वैलिडिटेशन है, विश्वसनीयता है और आपका वैधता है, जो बिलीवनेस है, वो लॉन्ग टर्म में कम हो जाती है। शॉर्ट टर्म में उसकी अधिकता ज्यादा होती है, क्योंकि हमने वो चीज बच्चे को तुरंत सिखाई है और तुरंत हमने इंश्योर कर लिया। हो सकता है लॉन्ग टर्म में बोर्ड एग्जाम्स वो वहां पे कक्षा में ना होकर दूसरे कॉलेज में सेंटर गया, वहां बच्चे ने चीटिंग कर दी हो, तो हम उसकी पे बिलीवनेस पे विश्वास नहीं कर सकते, वैधता पे सवाल खड़े हो जाते हैं। तो इन दो टर्म्स में आप डिफरेंस भी करके देख सकते हैं कि कमियां क्या है। तो कमियों में आ जाएगा कि लॉन्ग टर्म में वैधता की कमी पाई जाती है, शॉर्ट टर्म में वैधता की कमी नहीं पाई जाती है। लॉन्ग टर्म में विश्वसनीयता की भी कमी है और शॉर्ट टर्म में बिलीवनेस की कमी नहीं है। तो इस चीज को भी आप नोट करें, फिर मैं इसको रिलीज करूंगा। आगे इसके बाद आपका आता है कि मूल्यांकन के क्षेत्र क्या क्या है, नोट कर लिया होगा। तो नेक्स्ट आपका आ जाता है मूल्यांकन के क्षेत्र। मापन आपका शॉर्ट है, ज्यादा उसमें होता नहीं, क्योंकि इन सब चीजों का ही तो मापन कर देंगे ना, ग्रेडिंग कर दिए तो मापन हो गया। मेन बेसिकली आपको फोकस करना होता है मूल्यांकन पे। तो इसमें आपका हो जाता है कि एवोल्यूशन के जो एरियाज हम किस किस क्षेत्र में बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं उस पर बात करते हैं, उन चीजों पे बात करते हैं। तो बेसिकली इसमें भी आपके 2 पॉइंट्स आ जाते हैं जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आपका फर्स्ट आपका हो जाता है इसमें फर्स्ट में मतलब कहने का ये मतलब है कि इसको अगर हम डेफिनेशन के तौर पे समझ के पहले साथ चले कि पहले समझते हैं कि होता क्या। एक तो आपका हो जाता है संस्थागत, इसका मतलब हो गया कि एवोल्यूशन जब हम स्कूल में कर रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं, किसी एरिया में पर्टिकुलर उसकी वैधता है, उसकी डेफिनेशन है, मतलब वो एक इंस्टीट्यूट है, वो एक संस्था है, तो आपका संस्थागत एवोल्यूशन हो गया। सेकेंड आ जाएगा आपका असंस्थागत आ जाता है, असंस्थागत हो जाता है चीजें, उसमें व्यक्तिगत की बात करने लगते हैं। जब हम पर्सनली चीजों को समझने की बात करते हैं कि पर्सनल जो एरिया व्यक्ति का आ जाता है कि किसी बच्चे को पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम है लेकिन वो किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइंट नहीं है, वो पढ़ नहीं रहा, जैसे पढ़ाई मैंने छोड़ दी, उसके बाद अगर मुझे कभी मूल्यांकन की जरूरत पड़ी, मतलब क्यों जरूरत पड़ी, मैं परामर्श चाहता हूँ, निर्देशन चाहता हूँ, मेरी लाइफ में कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से मैं डिप्रेस हो गया हूँ, मुझे चीजें समझ में नहीं आ रही है, इसकी वजह से मैं किसी साइकोलॉजिस्ट के पास गया या काउंसलर के पास गया, तो मैंने वहां उससे परामर्श लिया, निर्देशन दिया, तो ये व्यक्तिगत क्षेत्र हो गया, ये पर्सनल एडवाइस हो गई, पर्सनल हमारा मूल्यांकन हो गया। उसने हमारा मूल्यांकन किया, फिर हमें हमारी कमियां बताई और हमारा जो मापन था, मापन के हिसाब से हमें उसने चीजें समझाई, हमारी कमियां बताकर उसने समझा दी।
इंस्टीट्यूट, जब हम इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, संस्थागत क्षेत्र की बात करते हैं, तो इसमें आपका बेसिकली स्टूडेंट्स का मूल्यांकन की बात होती है, छात्रों के मूल्यांकन की बात होती है। तो उस पर बात करते हैं, तो दोनों आप लिख लें, इसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं। एक तो संस्थागत हो गया आपका, दूसरा हो गया आपका व्यक्तिगत। व्यक्तिगत में आप होम ट्यूशन भी लिख सकते हैं, संस्थागत में आपके इंस्टीट्यूट आ जाएंगे, जो भी है इंस्टीट्यूट आपके सारे, वो सब आपके संस्थागत आ जाएंगे। व्यक्तिगत में आपका छात्र भी होंगे, शिक्षक भी होंगे, बाकी लोग भी हो जाएंगे, दोनों चीजें नोट कर लें, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। अगला है वो भी यही नोट कर ले नीचे, तो दोनों एक साथ खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका होता है मूल्यांकन के उपकरण। मूल्यांकन के उपकरण से मतलब ये है कि हम किन चीजों के जरिए बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो वो आपको पता ही, मैं बोल चुका हूँ, सारी चीजें पहले ही बोल दी हैं। बोर्ड एग्जाम्स हो गए, पृष्ठ हो गया, ये भी आपका हो गया, ये सारे आपके उपकरण हो गए एक तरीके से अगर देखा जाए तो। बाकी चीजें भी इंक्लूड कर लो, उसका व्यक्तिगत हो गया, साक्षात्कार हो गया, इंटरव्यू हो गया, काउंसलिंग हो गई, परामर्श देना हो गया, निर्देशन हो गया, तो सब आपके मूल्यांकन के उपकरण में आ जाएंगे, वो भी इसमें लिख लें, आप खुद से लिख लें। बाकी इसके वो ये चीज आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको आपको ज्यादा समझ के चलना है। बाकी मूल्यांकन और मापन में ज्यादा कोई आपको चीजें वो टफ नहीं लगनी चाहिए, टफ नहीं होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो उस पर हम और अधिक डिस्कशन कर लेंगे। ऐसा थ्योरी जो जो आपको पता होनी चाहिए, चीजें जो मैं हर क्लास में बोलता हूँ कि इम्पोर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए। मूल्यांकन क्षेत्र तो डायरेक्ट क्वेश्चन यही बन जाएगा ना, मूल्यांकन के कितने क्षेत्र हैं, तो 2, संस्थागत और व्यक्तिगत, ये हो गया। अब इसमें थ्योरी में क्या बताऊं या मैं क्या बोलूं, इसमें नहीं कुछ बताने लायक वैसा है ही नहीं। बाकी जो चीजें एक्सप्लेन करने वाली होती हैं उसमें मैं काफी देर वैसे भी डिस्कशन कर लेता हूँ। ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मूल्यांकन आपका यहां से हो जाता है खत्म। तो जो हमारा शैक्षिक मूल्यांकन था, मूल्यांकन में हमने बात कर ली कि इसमें कितने चरण होते हैं, 8 चरण होते हैं। बाकी इसमें हमने बात की कौन कौन से चरण होते हैं। आपका पृष्ठ पोषण हो गया, व्यवहार हो गया, अधिगम क्रियाएं हो गई, शैक्षिक उद्देश्यों का, विशिष्ट उद्देश्यों का, सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण हो गया आपका, फिर मूल्यांकन हो गया। तो 8 चरण आपके हो जाते हैं। फिर हमने इसमें बात की थॉर्नडाइक ने क्या क्या बताया था, थॉर्नडाइक ने क्या क्या बोला, बच्चों को प्रेरित करना अधिगम के लिए व्यक्तिगत और बाकी अधिगम की क्रियाओं में सक्रियता लाने की जरूरत है शिक्षक को और विद्यार्थी को। तो आपके थॉर्नडाइक ने ये बोला। थॉर्नडाइक की किताब के बारे में बताया, एजुकेशनल साइकोलॉजी, कब लिखी, 1913 में। क्वेश्चन पूछ भी लिया जा सकता है आपसे। फिर हमने बात की मूल्यांकन के जो आपके प्रकार हैं वो 2 हैं, उस पर बात कर ली। फिर हमने बात की मूल्यांकन के आपके जो क्षेत्र है उस पर बात कर ली। मूल्यांकन के प्रकार में कौन कौन सा बताया, अल्पकालीन, दीर्घकालीन, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या आता है, सेशनल एग्जाम, लॉन्ग टर्म में क्या आता है, बोर्ड एग्जाम। फिर उसके बाद हमने बोला क्षेत्र, क्षेत्र में आ गया आपका संस्थागत और व्यक्तिगत। संस्थागत में बात कर ली हमने कि इंस्टीट्यूट के बारे में बात हो रही, किसी स्कूल के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में बात हो रही, तो वहां पर संस्थागत हो गया, आपका व्यक्तिगत हो गया। किसी शिक्षक की पर्सनल सलाह या किसी शिक्षार्थी की पर्सनल सलाह के बारे में बात हो रही है, काउंसलिंग के जरिए की बात हो रही है, वो आपका व्यक्तिगत हो गया। तो ये पूरा आपका मूल्यांकन का जो है एक पूरा आपको पर्टिकुलर तो एक पूरा आपको पर्टिकुलर इसमें पूरा व्यू मिल गया होगा, शॉर्ट व्यू मिल गया होगा कि मूल्यांकन होता क्या, आखिर मूल्यांकन है क्या। फिर आते हैं हम कि मूल्यांकन तो हमने कर लिया बच्चे का, अब हमें उसको नंबर्स देने हैं, मतलब मापन करना है उसका,
सेकेंड टर्म आपकी आ जाती है मापन, मतलब मेजरमेंट। मेजरमेंट का जो डेफिनेशन है वो डायरेक्ट यही हो जाती है कि व्यक्तिगत जो उपलब्धियां हैं उनका जब हम किसी गणितीय इकाइयों में उसको व्यक्त करते हैं तो उसको मापन कहा जाता है। मतलब किसी बच्चे का हमने मूल्यांकन किया और उस मूल्यांकन में टॉप पे आया, 10 बच्चों का मूल्यांकन किया, 10 क्वेश्चन दिए बच्चों को, एक बच्चे ने 10 के 10 सही सॉल्व कर दिए। तो अब इस चीज को जब हम मापन करेंगे तो मापन का क्या रेशियो रहेगा, 10 आउट ऑफ 10 उस बच्चे ने परफॉर्म किया। इसके बाद हमारा नीचे की ओर ये चीज बढ़ती जाएगी, किसी बच्चे के 9 आएंगे, 8 आएंगे, 7 आएंगे, 6 आएंगे, 5 आएंगे। तो ये हमारा मूल्यांकन का एक दायरा था, एक जरिया था कि हम 10 क्वेश्चन उसके बच्चे को दिए हैं, उसमें हमने सारे ये चीजें को इंक्लूड कर रखा था, उसको चीजों को इन क्वेश्चंस में सारी चीजों को इंक्लूड कर रखा था जिसमें हम उसका मूल्यांकन करने वाले थे। फिर उसमें उसने किन किन चीजों को सही कर दिया, 10 में 10 सही कर दिए, इसका मतलब बच्चे का मूल्यांकन है वो बिल्कुल ही सही हुआ, राइट हुआ है। इसमें वैलिडेशन ऑफ जो टीचर है, मतलब शिक्षक की प्रभावशीलता वो भी सही व्यक्त होती है कि बच्चे को सही सिखाया, और बच्चे की भी वैलिडेशन वैधता सही साबित होती है कि बच्चे को सब कुछ आता है। तो यहाँ पे हम मापन कर लेंगे, इस बच्चे को हमने 10 में से 10 अंक दे दिए। तो ये जो गणती है, गणती गणना है, जो गणती इकाइयों का प्रदर्शन है, ये मतलब हम इसको लिखने का तरीका, मूल्यांकन को मापन के जरिए लिखने का तरीका बोल देंगे कि हमने when evolution defines in numbers, मूल्यांकन को जब हम अंकों में व्यक्त करते हैं तो उसको मापन बोल दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पे मापन के अंक कम होते जाएंगे, 8 आए, 7 आए, 6 आए, 5 आए बच्चे का, इसका मतलब मूल्यांकन कम होता जा रहा है, बच्चे का मापन कम होता जा रहा है। इसके जरिए हमने बच्चों में कैटेगराइज कर दिया, तुलना कर दी। हमें अब यहाँ से पता लगा सकते हैं इस बच्चे का जो मूल्यांकन है वो ठीक की कैटेगरी में और अच्छी कैटेगरी में रख सकते हैं, इसका तो बेस्ट में रख सकते हैं, इसका भी बेस्ट में रख सकते हैं, इसका थोड़ा गुड में रख सकते हैं, फिर इसका कम, फिर इसका कम, फिर इसका कम। तो इस तरीके से हम मापन करेंगे। मापन की जो कैटेगराइज है उसको जो तरीका है वो इसी तरीके से यूज करते हैं, हम समझते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें आपको डेफिनेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं, मूल्यांकन अगर होगा तो मापन जो है आपका ऑटोमेटिक ही होगा, उसमें कोई अलग से चीज नहीं आएगी। तो इस चीज को आपको समझना है। अगला आपका आ जाता है कि मापन के भी प्रकार हैं, कि मापन जरूरी नहीं एक तरीके से होगा। यहाँ हमने अंकों का इस्तेमाल कर लिया है, हो सकता है बच्चे को ग्रेड देंगे, हो सकता है बच्चे को सीजीपीए देंगे, या बच्चे को कुछ पुरस्कार या किसी तरीके से उसका और तरीके से मापन करेंगे, तो वहां पे उस चीज को इंक्लूड कर लेंगे। तो कौन कौन से हो जाएंगे मापन के प्रकार, कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे कि आपका मूल्यांकन के 2 भाग थे, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। तो इसमें आपका आ जाएगा पहला, इसमें आ जाएगा आपका शाब्दिक, दूसरा आ जाएगा आपका क्रमिक, तीसरा आपका आ जाएगा अंतराल, चौथा आ जाएगा आपका अनुपातिक, चारों बस आपको पता होना चाहिए, बाकी मैं चारों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी अभी कर दूंगा। शाब्दिक का मेन मतलब ये है कि शाब्दिक में ये है कि जब कक्षा में क्लास के पर्सनल व्यू की बात चल रही है, कक्षा में पर्सनल कोई शिक्षक है किसी बच्चे से व्यक्तिगत क्वेश्चन करता है, उससे शाब्दिक चीज से बात करता है। मौखिक हो गया आपका, मौखिक रूप से हम बच्चे से चाहते हैं, पूछना चाहते हैं उससे कि बेटा बताओ एप्पल मीन्स क्या होता है, तो बच्चे ने आंसर दिया, इसका मतलब उसका जो मूल्यांकन है वो सही है, उसके शब्द चयन है उसके सही है, बाकी चीजें उसकी जो है उसको पता है, उसने वो चीज के बारे में अध्ययन कर रखा है, उसको इसका मतलब ABCD के बारे में पूरी नॉलेज है, वो इसके बारे में पहले से जान रहा है, पहले से चीजें समझ रहा है। तो इस मूल्यांकन जो अगले स्तर पे ले जाएंगे, फिर हम उससे स्पेलिंग पूछेंगे, फिर मीनिंग पूछेंगे, फिर वाक्य पूछेंगे, फिर सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। तो ये आपका शाब्दिक मूल्यांकन ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। क्रमिक में एज ए सीरीज हम बात करते हैं कि क्रमानुसार हम बात करेंगे, बच्चे का पहले पूर्व ज्ञान, पाठ प्रस्तावना कौशल, बाकी चीजों के बारे में बात करते करते आगे बढ़ते जाएंगे। अंतराल के बारे में ये है कि बच्चे को हम टाइम देंगे चीजों को सुधार करने के लिए। अगर उसने किसी चीज में मूल्यांकन में उसका मापन सही नहीं हो रहा तो बच्चे से हम टाइम बोलेंगे
कि बेटा आपको ये टाइम पीरियड है, इसमें आपको ये चीज सुधारनी है, इन चीजों के बारे में बात करेंगे। अनुपातिक हो गया आपका, रेशियो वाला हो गया, ये रेशियो के हिसाब से हम बात करेंगे। दो बच्चों में तुलना कर लेंगे, समझेंगे कि इस बच्चे की परफॉर्मेंस इसमें अच्छी है, इसकी इसमें अच्छी नहीं है, तो दोनों बच्चों को हम ग्रुप वाइज भी डाल सकते हैं कि इस बच्चे को मैथ नहीं आती, उसको आती है, उसको हिंदी नहीं आती, इसको आती है, तो दोनों को अगर ग्रुप बना देंगे तो रेशियो वाइज वहां पे चीजें ठीक हो जाएंगी। तो बेसिकली आपके चारों शब्दों का मतलब ये, इसमें 4 बात को पता होने चाहिए, बाकी इससे क्वेश्चन डायरेक्ट यही बनेगा कि कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर डेफिनेशन क्या है, उसके बाद में अगर आपको नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको चारों पता होने चाहिए, चारों आपको लिखने होंगे कि कौन सा होता है शाब्दिक, क्रमिक, अंतराल और अनुपातिक। तो नोट करें। चारों नोट कर लिए होंगे। अब अगर इसमें आप एक चीज और नोट करना चाहें तो वो ये आप नोट कर लें, जैसे कि मैंने आपको मेजरमेंट, आपका जब मूल्यांकन की एवोल्यूशन की बात कर रहे थे तो उसमें मैंने आपको दीर्घकालिक और अल्पकालिक बताया था, उसकी विश्वसनीयता की बात की थी, उसकी वैधता की बात की थी। तो इसमें भी आपका देख लेंगे कि ये लेस हो जाएगा, आपका लेस वैलिडिटेशन हो जाएगा, इसका वैधता इसकी कम है, इसकी थोड़ी से ज्यादा है, प्लस लेस थोड़ा लिख सकते हैं कि अंतराल की थोड़ी ज्यादा है, इससे ज्यादा है, इसकी इससे ज्यादा है, सबसे ज्यादा जो है वो आपकी, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैज्ञानिक तौर पे जो साइंटिफिक तौर पे प्रूव्ड है, वो आपका रेशियो का हो जाएगा, इसकी जो वैधता है, वो विश्वसनीयता है, वो सबसे ज्यादा इसी की है। और भौतिक मापन की आपकी जो वैधता है सबसे ज्यादा है। ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, इस चीज को भी नोट कर लें। फिर इसके बाद रह जाएगा आपका मापन और मूल्यांकन में अंतर, तो उसमें अंतर आप खुद लिख सकते हैं। मैं चाहूंगा कि दोनों आप एक तरफ मूल्यांकन हेडिंग लिखें, एक तरफ मापन हेडिंग लिखें। फिर मैंने जो जो बताया है उन चीजों को एक एक साइड लिखते जाए, उसके हिसाब से मापन के हिसाब से लिखते जाए। मैं दोनों को यहाँ बोर्ड पे लिखूंगा, चीजें नोट करते जाएंगे, तो उससे होगा क्या, आप भी वो चीजें नोट कर, खुद से करें थोड़ा चीजें। जो मेन बताने वाली चीजें थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उन पे मैंने डिस्कस कर दिया, बाकी आपका होमवर्क भी तो थोड़ा होना चाहिए। तो आपका होमवर्क यही है कि आप मापन और मूल्यांकन में जो अंतर के पॉइंट हैं करेंगे। मूल्यांकन में क्या क्या चीजें हैं वो सारी हो जाएंगी, मापन में क्या कमियां हैं वो लिख देंगे, मूल्यांकन किस तरीके से होता है, मूल्यांकन के क्या उद्देश्य है, मूल्यांकन में कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरीके से होता है, कमियां क्या है, मापन में कमियां क्या है, क्या क्या उद्देश्य है, क्या प्रकार है, बाकी सारी चीजों के बारे में लिख देंगे, दोनों में अंतर हो जाएगा। अंतर से क्वेश्चन ज्यादा पूछा नहीं जाता है, तो उस पर बात करना अभी ज्यादा, फिर क्लास हो जाएगी लंबी। जितना बताने लायक था पूरा बता दिया है। नोट्स आपके जब मिलेंगे तो उसमें और चीजें मैं अलग से इंक्लूड कर दूंगा, थ्योरेटिकल वाइज जो पॉइंट छोटे छोटे होंगे, ज्यादा हैवी नोट्स भी नहीं बनाएंगे। तो ये आपका हो जाता है पूरा चैप्टर कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। ये आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगर हमसे जुड़े हैं तो आपका भी थोड़ा हमारी तरफ एक वो बनता है कि आप एज ए स्टूडेंट अगर हमें फॉलो कर रहे हैं तो आप खुद चाहते हैं कि चीज़ें आप तक अच्छी पहुंचे और दूसरों तक भी चीज़ें अच्छी पहुंचे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, थोड़ा मोटिवेशन टीचर को भी मिलता है। कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना तो बहुत ही जरूरी है, हमारे लिए भी आपके लिए भी। हमारे लिए तो थोड़ा कम भी मान लो, आपके लिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही, चीज़ें अभी थोड़ा क्लिप्स करके चल रहे हैं, इसलिए कि थोड़ा सेटअप और बाकी चीज़ों पे काम चल रहा है, जिसकी वजह से टाइमिंग जो है मेरे पास वो ठीक से रह नहीं पा रही। इसकी वजह से क्लास रिकॉर्डिंग थोड़ा जल्दबाजी में करनी पड़ती है। अब क्लास अगर यहाँ आके पढ़ानी पड़ती है उसके लिए प्रिपेयर भी तो करना पड़ता है, 2 से 3 घंटे खुद भी पढ़ना होता है, तब आपको यहाँ पे खड़े होकर 1 घंटे पढ़ाया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को भी आपको समझना होगा। बाकी जो चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं, चाहता हूँ कि छूटे ना, सब आपका इंपॉर्टेंट चलता रहे। थ्योरेटिकल चल रहा है इसलिए थोड़ा हो सकता है कि चीजें क्रिप्स करके भी मैं बताऊं, तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको एहसास होगा कि हाँ मैंने टीच मंत्रा को ज्वाइन करके कोई गलती नहीं की है। ये मेरा आपसे एक प्रॉमिस है, एक बात है।
बाकी ऐसे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ऐसा ही लाइफ में आगे बढ़ते रहें। बाकी जो बच्चे कुछ पूछते रहते हैं कमेंट बॉक्स में कि सुपर टेट की वैकेंसी तो आएगी नहीं, तो हम तैयारी क्या मतलब क्या नहीं है, तो उस पर बात कर लेंगे, एक वीडियो डालेंगे, हम लाइव बात करेंगे उस पर, वो ज़्यादा सही रहेगा। सी टेट का रिजल्ट भी चल रहा है, अभी रिजल्ट आया नहीं है। यूपी टेट का रिजल्ट हो सकता है 25 फरवरी तक आ जाए, तो उस पर भी एक लाइव पे बात कर लेंगे। तीनों जो टॉपिक होंगे एक लाइव करेंगे डायरेक्ट, उस पर बात कर लेंगे तीनों में। सो फिर तब तक के लिए मिलते हैं अगली अपनी क्लास में, नया टॉपिक नई क्लास के साथ। 2 टॉपिक इसके कंप्लीट करवा दिए हम। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय।